Guys, how are you all? I hope all of you must be doing very well at your homes. In today's video, I'm going to discuss the literary works of Sylvia Plath. In the previous video, I have delivered a detailed video lecture on the biography of Sylvia Plath. उसकी बायोग्राफी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, उसके सुसाइड की कितनी मरतबा अटैम्प्ट की थी, ये हमने डिस्कस किया, यानी डिटेल बायोग्राफी को डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में हमने लिटरेरी वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे सिल्विया प्लैथ के, और इसके कुछ राइटिंग स्टाइल की, इसकी कोटेशंस को देखेंगे, क्या क्या कोटेशन वो देती है अपने वर्क्स के बारे में, और इसके थीम्स को देखेंगे। In the previous videos, I have also delivered many lectures on the English literature, American literature, Russian literature. I will give the iCard or the link of those videos in the description box. ठीक है, तो आप आसानी से उसे अप्रोच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिटरेरी वर्क्स ऑफ सिल्विया प्लैथ। तो सिल्विया प्लैथ ने बहुत कम उम्र में ही हम कह सकते हैं कि लिखना स्टार्ट कर दिया था। इसका फर्स्ट वर्क था अंडर द नेम ऑफ पोइम्स। ठीक है, जो फर्स्ट वर्क का जो नाम था, यानी पोइम्स के नाम से इसने अपना फर्स्ट वर्क लिखा 1941 के अंदर। इसके बाद इसका जो वर्क पब्लिश करवाया गया 1960 के अंदर, ठीक है, उसका नाम था द कोलोसस। एक्चुअली ये इसकी एक पोइट्री कलेक्शन थी, इसके ज़्यादातर वर्क्स कलेक्शन में ही पब्लिश हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि ये जो सिल्विया प्लैथ अपनी पोइम्स के लिए एज अ पोइट बहुत ज़्यादा फेमस है, वेल नोन है फॉर हर पोइम्स। तो द कोलोसस इसकी कलेक्शन ऑफ पोइम्स थी, जिसके अंदर वो अपने मदरहुड थीम्स को देती है। ठीक है, मदरहुड थीम के बारे में डिस्कस करती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक नोवेल दैट वाज पब्लिश इन 1963 अंडर द नेम ऑफ द बेल जार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेल है सिल्विया प्लैथ का। तो ये जो है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल क्या होती है? सेमी का मतलब होता है हाफ। ऐसी नोवेल या ऐसा लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग जिसके अंदर जो राइटर है अपनी हाफ बायोग्राफी को देता है, दैट इज़ कॉल्ड सेमी ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है राइट आफ्टर हर सुसाइड अटैम्प्ट। तो उसने अपनी सुसाइड, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अटैम्प्ट करने की 3 बार कोशिश की। तो इसने अपनी सुसाइड अटैम्प्ट करने के बाद ये लिखी थी जो है द बेल जार नोवेल, और इसको पब्लिश करवाया गया था अंडर द पेन नेम ऑफ विक्टोरिया ल्यूकस के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि अंडर विच नेम इट वाज पब्लिश, तो दैट वाज विक्टोरिया ल्यूकस। जो नेक्स्ट है हमारे पास एक पोएम की कलेक्शन ऑफ पोएम है, दैट इज़ एरियल। तो ये आपने याद रखना है कि जो एरियल है ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है पोएम्स की, जो 1965 में पब्लिश करवाई गई। और ये जो एरियल है इसकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इसको पब्लिश करवाया था पोस्ट ह्यूमसली बाय टेड ह्यूज। जो इसका हस्बैंड था टेड ह्यूज, इसने पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश करवाया था। और कलेक्शन ऑफ यानी जो है लंदन के अंदर कंपनी है जिसके अंदर यानी चीज़ों को आप पब्लिश करवाते हो, फैबर एंड फैबर, तो उसके अंदर आप इसने पब्लिश करवाया था। ठीक है, और हम पब्लिशिंग हाउस है, ठीक है, फैबर एंड फैबर पब्लिशिंग हाउस है लंदन के अंदर, जिसके अंदर इसने अपनी इसकी ये पोइम एरियल को, यानी कलेक्शन ऑफ पोइम्स एरियल को पब्लिश करवाया था। डैडी इसकी एक पोएम है, यानी ये कलेक्शन ऑफ पोएम है, तो उसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है अंडर द नेम ऑफ डैडी। ठीक है, जिसके 6 स्टैंजास है और ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म के अंदर इसको लिखा गया है। और इसके अंदर क्या होता है, अपनी एग्रेशन बताती है टुवर्ड्स हर फादर। मैंने आपको बताया था ना कि डैडी पोएम के अकॉर्डिंग इसने इसके फादर की जो डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 10 ऑफ सिल्विया प्लैथ हुई थी। जैसे कि वो कहती है आई वॉज 10 व्हेन दे बरीड यू, ठीक है, एंड 20 आई ट्राई टू डाई। यानी 20 एट द एज ऑफ 20 इसने फर्स्ट अपनी अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी, और एट द एज ऑफ 10 इसके फादर को बरीड किया गया था। तो इसके इसी पोइम के अंदर वो अपनी अग्रेशन दिखाती है अपने फादर की तरफ, उसकी ब्रूटल, अपने फादर को वेम्पायर के साथ, हिटलर के साथ कंपेयर करती है। ठीक है, और ब्रूटल नेचर ऑफ हर फादर दिखाई गई है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं 1975 के अंदर लेटर्स होम के नाम से इसका एक वर्क पब्लिश हुआ था, जो इसकी पोस्ट ह्यूमसली ही पब्लिश हुए। जैसे पता इसने सुसाइड अटैम्प्ट कर ली एट द एज ऑफ 30। तो फिर इसके जो बाद में जो भी वर्क पब्लिश हुए वो पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश हुए थे, और ज़्यादातर इसके जो वर्क कलेक्शन में पब्लिश हुए थे वो फैबर एंड फैबर पब्लिशिंग हाउस के अंदर ही पब्लिश हुए थे। तो 1975 के अंदर लेटर्स होम बाय सिल्विया प्लैथ पब्लिश करवाया गया था बाय हर मदर। ठीक है, 1981 के अंदर द कलेक्शन पोइम्स को पब्लिश करवाया गया था। मैंने आपको कल बताया था कलेक्शन पोइम के नाम से इसने सीरीज़ इसकी पब्लिश करवाई गई थी, और जिस पे इसे पुलिट्ज़र प्राइज़ भी दिया गया था 1982 के अंदर। तो और ये जो है 1982 के कब पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। 1982 के अंदर द जर्नल ऑफ सिल्विया पब्लिश करवाया गया था। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ राइटिंग स्टाइल ऑफ सिल्विया प्लैथ। तो जो राइटिंग स्टाइल के अंदर जो फर्स्ट राइटिंग स्टाइल है वो डार्क थीम का यूज़ करती है। इसकी लाइफ जो फुल ऑफ सफरिंग थी, हमने ये देखा कि 3 बार सुसाइड अटैम्प्ट कर चुकी है। तो डार्क थीम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्रुएलिटी, विक्टिमाइजेशन, ऐसे थीम यूज़ करते थे अपने वर्क के अंदर।
शी वॉज फेमस फॉर हर कन्फेशनल स्टाइल, ठीक है, और इसने अपने वर्क पोइट्री कलेक्शन जो एरियल के अंदर, डैडी के अंदर, कोलोसस के अंदर इसने कन्फेशनल स्टाइल यूज़ किया है। अब हम देख लेते हैं कि कन्फेशनल स्टाइल होता क्या है। कन्फेशनल स्टाइल ऐसा स्टाइल होता है जिसके अंदर जो राइटर होता है वो इमेजेस यूज़ करती है, कुछ ऐसी इमेजेस यूज़ करती है जो उनके साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। यानी हम उसके अंदर कह सकते हैं कि उसके अंदर वो ऐसी इमेजेस यूज़ करती है दैट रिफ्लेक्ट इंटेंस साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है, या राइटर। इंटेंस साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस हमें उसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा इस स्टाइल के अंदर जो राइटर है वो डायरेक्ट स्टाइल यूज़ करती है, ठीक है, और पर्सनल रिलेशन को कुछ को बयान करती है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसे लिखा जाता है और ये नॉन फिक्शनल फॉर्म के अंदर लिखती है, ठीक है, डायरेक्ट और नॉन फिक्शनल फॉर्म के अंदर ये स्टाइल यूज़ करती है सिल्विया प्लैथ। और ये था इसका कन्फेशनल स्टाइल। डैडी के अंदर इसने कन्फेशनल स्टाइल यूज़ किया है जिसके अंदर कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस की इमेजेस दिखाती है, यानी अपनी सुसाइड के बारे में बताती है, अपना फियर टुवर्ड्स हर फादर और एट द सेम टाइम वो अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं टुवर्ड्स हर फादर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ही यूज्ड यूनिक स्टाइल ऑफ नर्सरी राइम एंड मीटर। तो नर्सरी राइम ऐसा राइम होता है यूज़ ऑफ ओ साउंड, ठीक है, इन अ वर्ड ऑफ अ लाइन, ठीक है, यानी किसी भी वर्ड के लास्ट पे यानी उसकी जो राइम लास्ट में रिदम बनता है ओ के साउंड होते हैं, जैसे कि एको की साउंड, ठीक है, मीटर का यूज़ करती थी। फिगरेटिव स्टाइल यूज़ करती थी अपने वर्क के अंदर। फिगरेटिव स्टाइल ऐसे स्टाइल होते हैं जिसके अंदर वो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, जैसे कि मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ऐसा स्टाइल अपने वर्क के अंदर देखते हैं, मिलता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो पोइम है डैडी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसने फिगरेटिव स्टाइल यूज़ किया है। इसके अंदर हमें मेटाफर बहुत ज़्यादा मिल रहा है अपने फादर के साथ कंपेयर करिए, कभी किसी के साथ कभी किसी के पास, सिमिली हमें बहुत मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर, शी सीम्ड अ ट्रबल्ड इंटेंस स्ट्रेस यानी लास्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, एंड कम्प्लेक्स थिंकर हमें देखने को मिलती है। अपने वर्क्स के अंदर ये पैरोडी का यूज़ करती थी और ब्लैक ह्यूमर का यूज़ करती थी। तो जो ब्लैक ह्यूमर होता है वो ऐसा स्टाइल, जब भी कोई राइटर ब्लैक ह्यूमर का यूज़ करेगा तो ये हमें ये वाज़ह होता है कि उसके अंदर कि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार होता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक ह्यूमर देता है, डार्क थीम देता है अपने वर्क्स के अंदर। अपने वर्क्स के अंदर शी यूज्ड फ्री वर्ड्स का यूज़ करती थी और एक मोस्ट मैंने डेफिनेशन एक ऐड की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हर राइटिंग स्टाइल दैट इज़ यूज़ ऑफ टर्जा रीमा इन हर पोइम्स, ठीक है। तो ये आपने भी याद रखना है कि जो सिल्विया प्लैथ है ये एक वुमेन पोइट थी, बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ हो जाता है तो हिस बोला जाता है, तो आपने ये का याद रखना है। तो ये क्या करती थी, टर्जा रीमा का यूज़ करती थी। अब टर्जा रीमा क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट होता है 3 लाइन का स्टैंजा, स्पेशली इन आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, जो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा जाता है 3 लाइन का स्टैंजा, दैट इज़ का टर्जा रीमा, यानी बहुत ज़्यादा पोइम्स इसकी इसी फॉर्म के अंदर लिखी गई, 3 लाइन बयान की गई, फिर नेक्स्ट फॉर्म, फिर 3 लाइन बयान किया, फिर नेक्स्ट स्टैंजा, इस तरह। तो उसकी जो राइम स्कीम होती है वो ए बी होती, ए बी ए हो सकती है, बी सी डी, दैट से बाद 3 लाइन की स्टैंजा, तो ऐसी राइम स्कीम होगी, या ए बी हो जाएगी, ए बी ए हो जाएगी, बी सी हो जाएगी, इस तरह। नेक्स्ट है शी यूज्ड ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, तो वो तो यूज़ करती ही है, जब हमने एंग्जाइटी देख लिया, डार्क ह्यूमर देख रहे तो वो यूज़ करती है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को। फेमिनिज्म, फेमिनिस्टिक क्रिटिसिज्म यूज़ करती है अपने वर्क्स के अंदर, ठीक है। तो ये थे तो एक कुछ राइटिंग स्टाइल के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं इसके थीम्स के बारे में। ओके, तो जब हम थीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो डार्क ह्यूमर या डार्क थीम, जो डार्क थीम्स यूज़ करती है अपने वर्क्स के अंदर, और ये कुछ मैंने इसके थीम्स लिखे हैं जो हम इसके डिफरेंट वर्क्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। पहला है डेथ का थीम यूज़ करती है, द कोलोसस, और डैडी के अंदर इसने डेथ का थीम यूज़ किया है, जिसके अंदर डैडी के अंदर अपने फादर की डेथ के बारे में बताती है, ठीक है, और इसके अलावा अपने हस्बैंड के बारे में, टेड ह्यूज के बारे में बताती है कि वो इसके अंदर कहती है कि अगर मुझे इस बात की इजाज़त है कि मैं एक कत्ल कर सकती तो कर सकूँ तो मैं एक नहीं बल्कि 2 कत्ल करूँगी, एक अपने फादर का और जो दूसरा है वो अपने हस्बैंड का, ठीक है। डेथ का थीम देखने को मिलता है। विक्टिमाइजेशन है डैडी के अंदर, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। पेट्रार्की के बारे में बात करती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट थी, ठीक है, यानी फेमिनिस्टिक क्रिटिसिज्म यूज़ करती थी, तो पेट्रार्की के अगेंस्ट, ठीक है। नेचर के बारे में बात करती है अपने वर्क्स के अंदर। द सेल्फ इसका एक थीम है जिसके अंदर वो कन्फेशनल स्टाइल का यूज़ करती है। मदरहुड का थीम यूज़ करती है, फेमिनिज्म का थीम यूज़ करती है, डेथ एंड मेमोरी के बारे में, यानी डेथ भी बताती है और एट द सेम टाइम वो अपनी मेमोरी भी रिकॉल करती है। और मेमोरी इस तरीके से कि इसकी एक पोइम है डैडी, ठीक है, पोइम डैडी के अंदर वो कहती है, यानी एक तरफ तो अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है, अपना एंगर दिखा रही है, दिखा रही है अपने फादर की तरफ, और एट द सेम टाइम वो अपने फादर के लिए ये भी कहती है, आई यूज़ टू प्रे टू रिकवर यू, यानी यूज टू की बात होगी, यानी पास में मैं तुम्हें याद ये प्रे किया करती थी तुम्हारी रिकवर होने, क्योंकि इसके फादर को डायबिटीज़ थी। होलोकॉस्ट के बारे में बताती है, जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वार हमें दिखाए गए हैं, यानी ये
जिस तरीके से जो जर्मन ने ज्यूज़ पे जो भी क्रूअल ज्यूज़ के साथ जो भी क्रूअल बिहेवियर दिखाया था ड्यूरिंग द वार, वो होलोकॉस्ट की थीम की सूरत में बताती है, ठीक है। जिस तरीके से इसके डैडी के अंदर बेल्सन की तबाही तबाही दिखाई गई है, ज्यू के साथ कौन कौन सा रवैया किया गया। इसकी मदर भी एक्चुअली एक ज्यू थी, ठीक है। और जब वो अपने फादर से डरती है तो वो ये कहती है कि मुझे ऐसे लगता है दैट आई मे बी अ बिट ऑफ अ ज्यू, ठीक है। और आई हैव ऑलवेज बीन स्केयर्ड ऑफ यू, अपने फादर को ये कहती है। निहिलिज्म का थीम देखने को मिलता है हमें इसके वर्क्स के अंदर। नेक्स्ट हम इसकी कोटेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोटेशन क्या है कि फर्स्ट कोटेशन आई वी हैव दैट इज़, वो कहती है सिल्विया प्लाथ की, ये मैंने कोटेशन यहाँ ऐड की है। वो कहती है व्हेन व्हाट आई फियर मोस्ट आई थिंक इज़ द डेथ ऑफ इमेजिनेशन। तो वो कहते हैं जो सबसे ज़्यादा मुझे खौफज़दा करती है कि आई थिंक इज़ द डेथ ऑफ इमेजिनेशन ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा खौफज़दा कर देती है। और इसके बारे में अपनी सुसाइड के बारे में कहती है व्हेन आई एम सैड आई एम गोइंग टू डाई। तो ये उसने जो 3 मरतबा सुसाइड अटैम्प्ट की थी उसके बारे में ये भी कहती है कि व्हेन आई एम सैड आई एम गोइंग टू डाई। नेक्स्ट कोटेशन जो मैंने सिल्विया प्लैथ की यहाँ ऐड की है वो कहती है समथिंग, उसके ऑटोबायोग्राफिकल जो एलिमेंट है स्टाइल राइटिंग स्टाइल के अंदर उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। वो कहती है सम थिंग्स आर हार्ड टू राइट अबाउट आफ्टर समथिंग हैपन्स टू यू, ठीक है। यू गो टू राइट इट डाउन एट एनी रेट, यू नेवर राइट इट क्वाइट द वे इट हैपन्स टू यू या यू वांट टू। तो क्या है ये उसके बारे में कहती है कि आप जो चीज़ें आपके साथ होती है आप उसे लिखना चाहते हो लेकिन आप उस अंदाज में नहीं लिख सकते जिस तरीके से आप चाहते हो। तो ये सिल्विया प्लाथ अपनी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स के बारे में कहती है, ठीक है, राइटिंग स्टाइल के एलिमेंट के बारे में। और इसके अलावा जो सिल्विया प्लाथ का आपने हमेशा याद रखना है, अपने फादर से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और इनफैक्ट वो अपने फादर के बारे में कहती है, यानी उसकी डेथ के काफ़ी ईयर्स के बाद जब इसने डैडी पोइम लिखी तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स बाद इसने ये जो डैडी पोएम है आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर इसने लिखी थी। तो उसके अंदर वो ये कहती है अपने फादर को ब्लैक शू के साथ कंपेयर करती है, वैम्पायर के साथ, हिटलर के साथ कंपेयर करती है अपने फादर को, ठीक है। उसकी क्रूअल नेचर ब्रुटैलिटी ऑफ हर फादर दिखाती है। और उसके अंदर वो कहती है डैडी डैडी, यानी ये उसका एग्रेशन है। वो कहते हैं डैडी आई हैव हैड टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम, ठीक है। तो आई हैव हैड टू किल यू किस तरीके से वो अपना गुस्सा दिखा रही है, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है अपने फादर की तरफ, ठीक है। और तो ये तो थे हमारे इसके बारे में सिल्विया प्लाथ के बारे में हम अब ने डिस्कस किया, उसके राइटिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस किया, थीम्स के बारे में डिस्कस किया, उसके फेमस कोटेशन के बारे में डिस्कस किया, लिटरेरी वर्क्स के बारे में डिस्कस किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इसके अलावा जो इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अबाउट द बायोग्राफी, डिटेल्ड बायोग्राफी ऑफ सिल्विया प्लैथ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी दे दूँगी, आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस तक वो देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लिटरेचर से रिलेटेड या लिटरेरी डिवाइसेस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चाहिए लेक्चर, तो वो मैं अपलोड ऑलरेडी अपने चैनल पर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल को देख के या वहाँ पे जाके आप उसे आसानी से देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने कवर कर चुके हैं एक क्वेश्चन अबाउट सिल्विया प्लाथ के बारे में, किस तरीके से वो एक पोइट थी, ठीक है, और उसके वर्क राइटिंग स्टाइल के बारे में, यानी ओवरऑल क्वेश्चन हमने कवर किया सिल्विया प्लाथ के बारे में। तो अल्लाह हाफिज़, अपने बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।